जो बेसिक टर्म डिस्कस करने जा रहा हूं इस चैप्टर के अंदर, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको शॉर्ट में आप RAM भी कह सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका यूज क्या है? कोई यूज नहीं यार। हो सकता है सवाल कभी पूछ ले, तो हमें कम से कम पता तो हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास किस बला का नाम है। तुम्हारे एग्जाम में तो कुछ भी पूछ लेता है छोटा मोटा, तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं। एक चीज क्लियर है सर, इसके नाम से लग रहा है इट इज रिलेटिव। इट इज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, यानी आप किसी भी एटम के मास को किसी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी सर? डेफिनेशन तो यह कहती है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा किसी भी सब्सटेंस के एक एटम का, वो होगा मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का भी आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, डिवाइडेड बाय। सर ये बताइए किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? आप रिलेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं, तो किसी भी एटम का या किसी भी सब्सटेंस के एक एटम का अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं, तो आप किसके टर्म्स में डिफाइन करने जा रहे हैं? दिस इज विद रेस्पेक्ट टू कार्बन, सो इट इज 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, जो किताबों में लिखी गई है वो डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, बस मेरी बात नहीं है ये। मैं अपनी बात तो कुछ और करूंगा। ये किताब कहती है कि रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन होती है, बच्चा सुन लेता है, समझ लेता है, लेकिन वो कभी समझने की कोशिश नहीं करता कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है इस बात का। अब मैं इसके मतलब को बात करता हूं, जो मैं आपको अपनी तरफ से बताने जा रहा हूं। तुम खुद सोचो, इस डेफिनेशन को देखकर ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, तो आपको सबसे पहले दो चीजें चाहिए। एक, उस एटम का मास चाहिए जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय कार्बन का मास चाहिए, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना है। तो आप न्यूमरेटर में ये रख देंगे, डिनोमिनेटर में ये रख देंगे, 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, आपका मस्त एक आंसर निकल के आएगा। ये कंफर्म है कि ये जो भी कुछ निकल के आएगा, इट शुड बी अ यूनिट लेस नंबर। क्यों? क्योंकि सर ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है, और मास मास की यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। तो ये तो कंफर्म है कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर है जो निकल के आने वाला है। सर ये लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, डेफिनेशन हो गई है, हम और क्या इंटरप्रेट करें? अब आप सोचिए जरा इंटरप्रिटेशन क्या है इसका। यहां तक डेफिनेशन हो गई, अब आते हैं मुद्दे पर, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? ये तो तुम मानते हो कि इट शुड बी अ नंबर ओनली विद नो यूनिट्स। क्यों? क्योंकि ऊपर मास की यूनिट नीचे मास की यूनिट को कैंसिल कर देगी, तो ये तो एक नंबर ही निकल के आने वाला। सर जरा इसको इंटरप्रेट करके देखते हैं। अब जरा अकल लगाना जरा सब लोग। अब ये मेरी इंटरप्रिटेशन है जो मैं इसके बारे में तुम्हें बताना चाह रहा हूं। क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी भी एटम का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, तो आपको उस एटम का मास चाहिए, आपको कार्बन का मास चाहिए, और आप फिर डिवाइड करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तब आपका आंसर आएगा। ना ना ना, आप सिर्फ एटम को देखकर ये बता सकते हैं कि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, लेकिन उसके लिए आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा इस डेफिनेशन का, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। अब मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस, जरा तुम ये सोच के बताना जरा, किसी भी एटम का मास क्या मतलब होता है इस बात का? एटम का मास। तो मैंने कहा भाई एटम का मास का मतलब यही हुआ कि एटम में जो भी कुछ है उसको जोड़ दीजिए, उन सारे लोगों के मास को जोड़ दीजिए। तो मैंने कहा मतलब एटम में होता क्या क्या है? तो बड़ा क्लियर है सर, हमने सुना है कि एटम में जो है ये गोला है, इस गोले में अंदर की तरफ एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके चारों तरफ ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है टहलते रहते हैं। ये हमने एटम के बारे में एक रफ इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में बना रखी है सर, ये हमने सुना एटम। तो मैंने कहा फिर तो ठीक है यार, अगर तुम्हें एटम का मास चाहिए तो जो जो कुछ इसके अंदर है उन सबको जोड़ दीजिए। सर प्रोटॉन को जोड़ देते हैं, न्यूट्रॉन्स के मास को जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मास को जोड़ देते हैं, और जो भी कुछ बनेगा वो उस एटम का मास होगा। खत्म हो गई बात। मैं इसमें एक बात ऐड कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स के मास को मत जोड़ो यार। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि अगर आपको किसी भी गोले का मास निकालना है, तो सिर्फ न्यूक्लियस के मास से काम चला लीजिए, सिर्फ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के मास से काम चला लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स के मास को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास विद रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो नेग्लिजिबल होता। यानी यहां से आज तुम्हारे सामने पहली बात निकल के आई कि एटम के मास को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स गवर्न करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि उनका मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में काफी कम होता है। बात खत्म। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे किसी भी एटम का मास चाहिए, तो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा? मैं इसके लिखूंगा मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम, जिस एटम का आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, डिवाइडेड बाय। अब इसमें हो सकता है कुछ एक नया वर्ड आ जाए जो आपको ना पता हो, दैट इज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं?
न्यूक्लियॉन्स वो लोग हैं जो न्यूक्लियस का हिस्सा होते हैं, और न्यूक्लियस का हिस्सा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। सो प्रोटॉन इज अ न्यूक्लियॉन एंड न्यूट्रॉन इज ऑल्सो अ न्यूक्लियॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनको मिलाकर न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया गया है। यानी अगर आप टोटल न्यूक्लियॉन्स का वेट निकाल लें तो आपको एटम का वेट मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को तो आपने पहले ही नेग्लेक्ट कर रखा है। यानी जो न्यूमरेटर है उसमें आपको एक एटम का मास चाहिए, और मैं उस न्यूमरेटर को कंसीडर कर रहा हूं उस एटम के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस के मास से। अब सब लोग बताओ, क्या इस लाइन को इस लाइन में कन्वर्ट करने में कोई गलती है? क्या मैं मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, सही है, आपने बताया कि न्यूक्लियॉन से ही सारा काम चलेगा, तो उस एटम में जितने भी न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं वो उस एटम का मास दे देंगे। अच्छा ठीक है, डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर कह रहा है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब बताओ कार्बन का मास कौन डिसाइड करेगा? सर कार्बन का मास भी तो कार्बन के न्यूक्लियॉन्स ही डिसाइड करेंगे ना सर, हर एटम का मास न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं, तो कार्बन में जितने भी न्यूक्लियॉन्स होंगे वो कार्बन का मास डिसाइड करेंगे। और यह बात मुझे पहले से पता है कि कार्बन के पास 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। सो दिस इज मास ऑफ 12 nucleons because carbon has 6 protons and 6 neutrons, so mass of 12 nucleons of C12 atom। सब लोग समझते रहना, मैं उसी लाइन को सिर्फ चेंज कर रहा हूं, यानी अब मेरी नीचे वाली लाइन हो गई ये वाली और पहली वाली लाइन हो गई ये वाली। मैंने उस डेफिनेशन को जो किताब में लिखी है मैं सिर्फ उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि सेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका लॉजिक क्या है कि आप रिलेटिव एटॉमिक मास में देने क्या जा रहे हैं हमें। ये क्या बकवास लिख दी आपने, मतलब क्या इस बात का, हम उस मतलब को समझने जा रहे हैं। अब मैं तीसरी लाइन लिखने जा रहा हूं। तीसरी लाइन क्या है मेरी? क्या मैं ये लिख सकता हूं कि टोटल न्यूक्लियॉन्स के मास को, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि टोटल न्यूक्लियॉन्स के नंबर को एक न्यूक्लियॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन ऑफ दैट एटम? क्या ये लिखा जा सकता है? हां सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर एक सेब का वेट 10 रुपए है, एक सेब का वेट अगर 10 ग्राम है, तो 100 सेबों का वेट मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है। तो अगर आपको टोटल न्यूक्लियॉन्स का वेट चाहिए तो आप टोटल न्यूक्लियॉन्स के नंबर को एक न्यूक्लियॉन के वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा आपका टोटल वेट। क्लियर है ये? दूसरा आते हैं, नीचे मैं लिखने जा रहा हूं 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन ऑफ C12 एटम। C12 हर बार लेने का, और निहाल पूछ रहा है सर एक बार और समझा दो। निहाल ये मुश्किल नहीं है यार, आप इसको बस केमिस्ट्री हटा के समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको केमिस्ट्री समझ के समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। बहुत सीधी सी बात है, मैं किसी गेंद के वेट निकालने की बात कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं गेंद का वेट निकालने का तरीका यह है कि गेंद के अंदर जो न्यूक्लियस है सिर्फ उसका वेट गेंद का वेट डिसाइड करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके वेट को नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि उनका वेट विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस नेग्लिजिबल होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे किसी भी एटम का वेट निकालना है तो मैं उस एटम में जितने भी न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं उसके वेट से काम चला लूंगा। अगर मुझे कार्बन का वेट चाहिए तो कार्बन के न्यूक्लियॉन से काम चला लूंगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं कि जब आप टोटल न्यूक्लियॉन्स का वेट निकालना चाहते हैं तो आप टोटल न्यूक्लियॉन्स के वेट को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन भी लिख सकते हैं। यानी अगर मैं पूछूं कि 100 सेबों का वेट क्या है, अगर एक सेब 1 किलो का है तो 100 सेबों का वेट क्या है, तो आप 100 को 1 से मल्टीप्लाई करके 100 किलो बोलेंगे ना। यानी टोटल एप्पल्स का वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 एप्पल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। यानी टोटल न्यूक्लियॉन्स के वेट को आप नंबर ऑफ एप्पल से मल्टीप्लाइड बाय 1 एप्पल के वेट से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही 12 कार्बन के न्यूक्लियॉन्स का वेट कैसे निकलेगा? सर 12 को एक न्यूक्लियॉन के वेट से डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। यानी 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन विल बी मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियॉन्स का वेट। यहां तक क्लियर है? वैष्णवी पूछ रही है सर कार्बन क्यों ले रहे हैं 1/12 से? देखो ये फिर वही है, ये मेरी डेफिनेशन नहीं, ये डेफिनेशन रिलेटिव एटॉमिक मास की दी गई है कि अगर आप किसी भी एटम के मास को कार्बन 12 के एटम के मास से रिलेट करें तो दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। उसका लॉजिक है। जब आप लॉजिकली इसका आंसर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कहना क्या चाह रहा है। अब आप देखिए, मैं इसमें एक काम करने जा रहा हूं, पता नहीं ये काम सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। मैं सबसे पहले तो 12 को 12 से कैंसिल कर रहा हूं। ये तो ठीक है सर, 12 ऊपर है 12 नीचे, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं एक और काम कर रहा हूं, पता नहीं वो सही कर रहा हूं कि नहीं। मैंने इसको इससे कैंसिल कर दिया। सर ये आपने गलत कर दिया, ये तो ठीक नहीं किया आप। क्यों? क्योंकि ये सर एक न्यूक्लियॉन का मास किसके? सर उस एटम के जिसका क्या निकालना था? रिलेटिव एटॉमिक मास।
और सर ये एक न्यूक्लियॉन का मास है, किसके? कार्बन के। अरे सर कार्बन के एक न्यूक्लियॉन के मास को आपने उस एटम के एक न्यूक्लियॉन के मास से कैसे कैंसिल कर दिया? ये थोड़ा कैंसिल हो सकते हैं, ये भी कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन होता है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। और प्रोटॉन चाहे मेरा हो चाहे तुम्हारा, न्यूट्रॉन मेरा हो या तुम्हारा, इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के वेट हमेशा कांस्टेंट होते हैं, irrespective of the name of the atom, the weight of proton and neutron they are always same। इसका मतलब, और इसका लॉजिक भी है यार, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरा वेट आपसे ज्यादा है, क्यों? तो अब आप ये थोड़ी ना कहेंगे सर आपका प्रोटॉन भारी होगा, सर आपका न्यूट्रॉन भारी होगा इसलिए आपका वेट ज्यादा है। नहीं, मेरा प्रोटॉन तो उतना ही भारी है जितना तुम्हारा भारी, लेकिन मेरे पास प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा हैं, इसलिए मेरा वेट तुमसे ज्यादा है। यानी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का वेट इंडिविजुअली तो सेम ही है आपस में, लेकिन उनके नंबर बढ़ाने से सैंपल का वेट बढ़ जाता। सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? न्यूक्लियॉन्स का मास, नव्या बिल्कुल सही कह रहे हो, न्यूक्लियॉन्स का मास हमेशा कांस्टेंट रहता, क्योंकि वो प्रोटॉन। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास 3 बाल्टी, एक बाल्टी में प्रोटॉन पड़े हैं, एक में न्यूट्रॉन्स पड़े हैं और एक में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अब मान लीजिए तुम में से कोई आया, ऋतुपर्णा मेरे पास सामने आए, ऋतुपर्णा ने कहा सर ऐसा है, मुझे ऑक्सीजन दे दीजिए, ऑक्सीजन। तो मैंने क्या किया, एक बाल्टी में से 8 प्रोटॉन उठाए, दूसरी बाल्टी में से 8 न्यूट्रॉन उठाए और तीसरी बाल्टी में से 8 इलेक्ट्रॉन उठाए और उनको इकट्ठा किया और ऋतु के हाथ में रख दिया। मैंने कहा जाओ जाओ बेटा, इलेक्ट्रॉन मिलकर ऑक्सीजन तुम्हारे पास आ गया। अब उसी टाइम दौड़ता हुआ एक दूसरा बच्चा आ गया, मान लीजिए अनुराग आ गया। अनुराग ने कहा भाई साहब ऐसा है सर, मुझे नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन। तो मैंने कहा रुको रुको, अब मैंने उसी बाल्टी में से 7 प्रोटॉन उठाए, 7 न्यूट्रॉन उठाए, 7 इलेक्ट्रॉन उठाए और गोला बना के उसके हाथ में रख दिया। उसको क्या मिल गया? नाइट्रोजन। यानी मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि एक ही बाल्टी से प्रोटॉन न्यूट्रॉन उठाकर उनके नंबर्स को एडजस्ट करके कभी ऑक्सीजन बन जाता है, कभी कार्बन बन जाता है, कभी सोडियम बन जाता है, कभी नाइट्रोजन बन जाता है, कभी कैल्शियम बन जाता है, कभी पोटेशियम बन जाता है। अलग अलग एटम्स तैयार किए जा सकते हैं सिर्फ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को एडजस्ट करके, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो एक ही बाल्टी से उठाए जा रहे हैं। यानी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर हमेशा फिक्स, मास हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन उनके नंबर्स को कम ज्यादा करने से आप एटम्स की शक्ल बदल सकते हैं। यानी यहां पर आपने कैंसिल किसको किया है? एक न्यूक्लियॉन के मास को उस एटम के, और एक न्यूक्लियॉन के मास कार्बन के। अरे सर न्यूक्लियॉन तो न्यूक्लियॉन होता है, चाहे वो कार्बन का हो चाहे वो एटम का हो, ये तो कैंसिल हो सकता है। सर ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बताओ कैंसिल होने के बाद अल्टीमेटली आया क्या? कैंसिल होने के बाद जो निकल के आ रहा वो है टोटल न्यूक्लियॉन्स। वेट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सिमिलर, ऑलमोस्ट एक जैसा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट। अब आप देख लीजिए आप, यानी ये अंग्रेजी किताब में ये डेफिनेशन लिखी थी, लेकिन जब आपने उसको इंटरप्रेट किया तो पता यह चला कि किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर होता है जो उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स के नंबर के बराबर होता है। बात खत्म। यानी डेफिनेशन ये कहती थी ये, और इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि दिस इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। ये मेरा फाइनल इंटरप्रिटेशन है। आज से तुमको कोई भी पूछे कि रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, तो आप सिर्फ उससे ये पूछिएगा तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तुम्हारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल नंबर कितना है, वही तुम्हारा रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास भले ही डेफिनेशन में ये लिखा जाए, बट उसका इंटरप्रिटेशन तो बहुत सीधा होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तुम बताओ क्या एटम को देखकर तुम डिसाइड नहीं कर सकते उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? बिल्कुल कर सकते हैं सर। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर देखकर मैं आपको रिलेटिव एटॉमिक मास बता दूंगा, खेल खत्म। सब लोगों को यहां तक समझ में आया? मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। अभी सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है क्योंकि इसमें वही कार्बन 12 ये वो बकवास, लेकिन जब आदमी दिमाग से सोचता है, अरे करना क्या, एक एटम का मास न्यूक्लियॉन डिसाइड करेंगे, कार्बन का मास न्यूक्लियॉन डिसाइड करेंगे, उस एटम में जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उसका मास निकाल लेंगे, कार्बन के 12 न्यूक्लियॉन्स का मास निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। मैंने सब कुछ वैसे ही किया जैसे लिखना चाहिए। अब मैंने इस लाइन को ये लाइन लिख दी और इस वाली लाइन को ये वाली लाइन लिख दी, और जैसे ये लाइन लिखी पता ये चला सब कुछ कैंसिल होने के बाद सिर्फ एक चीज बचती है, एंड दैट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक सवाल के तौर पे, फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम
एंड नाइट्रोजन एटम। ये सवाल आ गया। अब जो बच्चे जानते ही नहीं है, जिन्होंने एकदम से क्या दिमाग में लगाया, अरे यार रिलेटिव एटॉमिक मास की तो हमने कहीं डेफिनेशन पढ़ी थी, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन, कैसे करेंगे यार ये डिवाइड कौन सा मास किसका मास। लेकिन जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो जानता है, अरे यार बकवास कर रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास तो सीधा सीधा होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। बस खत्म हो गया। आप एटम के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं आप आंसर बता दीजिए, खत्म हो गया। यानी करना क्या है, अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का निकालना है तो मुझे पता है ऑक्सीजन पे 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन से मुझे मतलब ही नहीं है, तो अल्टीमेटली यू हैव, अरे यार 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो मुझे इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब ही नहीं है। मैं बिल्कुल सीधे तरीके से यह काम कर सकता हूं, इट हैज 8 प्रोटॉन्स plus 8 neutrons, so the relative atomic mass is 16. Similarly, relative atomic mass of nitrogen, you have 7 protons and 7 neutrons, so the relative atomic mass is 14. यानी आज अभी तक जो हमने सीखा है सिर्फ एक लाइन, वो सारी बातें भूल जाते हैं, सिर्फ एक लाइन। अगर वो डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन विल बी मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन। This is the definition. But the interpretation of this definition is total number of nucleons present in that atom is known as relative atomic mass. क्या ये सबको क्लियर है?